नमस्कार साथियों, मैं अजय जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस चैनल के माध्यम से जो एलटी सेलेक्ट कैंडिडेट की इंटरव्यू सीरीज चलाई जा रही है, उसमें दो कैंडिडेट हमारे बीच में आए थे और उन लोगों ने अपने अपने जो विचार थे वो रखे, अपनी बातें आप लोगों तक शेयर की है। और इस बीच में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से बताया है कि सर, आप भी अपनी वीडियो बनाइए, आप भी बताइए कि आपको एलटी एग्ज़ाम को लेकर के क्या रणनीति थी, क्या सोच थी, किस प्रकार से आपने इस एग्ज़ाम को निकाला है, या जो भी कुछ भी आपकी वो है वो आप वीडियो के माध्यम से बताइए। तो इसी क्रम में आज मैं खुद अपनी वो लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में अपने विचार, और एलटी एग्ज़ाम को लेकर के क्या कुछ मैं सोचता हूँ या क्या कुछ मैंने सोचा है, इस चीज़ पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताता हूँ कि रैंक की बात करें तो मेरी ओवरऑल 26वें रैंक है, और ओपन में जो है 16वें रैंक मेरी है। और मेरा सब्जेक्ट हिंदी था। बहुत सारे लोग जानते हैं यूट्यूब के माध्यम से, अब काफ़ी लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि मैं हिंदी विषय का अभ्यर्थी था। और मेरा यहाँ प्रथम प्रयास था साथियों एलटी में जो है, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था। और अगर मैं इसकी जो क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन जो नॉर्मल पूछे जाते हैं चयनित अभ्यर्थियों थे, उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो पार्ट वाइज स्कोर की यदि मैं बात करूं तो हिंदी जो सब्जेक्ट था, अपने सब्जेक्ट में मेरे 43 मार्क्स थे, 43 नंबर हिंदी में थे मेरे। और 29.75 नंबर जो है ये मेरे फर्स्ट पेपर में स्कोर बना है, 29.75 स्कोर था। तो साथियों, एलटी एग्ज़ाम की रणनीति को लेकर के यदि मैं बात करूं तो निश्चित रूप से इसके लिए रणनीति बनानी जरूरी है। ये एक एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जा सकता है जॉब की दृष्टि से भी और टीचिंग लाइन की दृष्टि से भी। इसके लिए रणनीति होना बहुत आवश्यक है, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो इसके लिए आपको रणनीति बनानी चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए फिलहाल तो। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप एक बार तैयारी कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ने लग जाता है। तो रणनीति कुछ विशेष तो ऐसे कुछ खास नहीं थी, लेकिन हाँ इतना पता था कि एलटी का एग्ज़ाम है और मुझे इसको क्रैक करना है। ये रणनीति तो स्पष्ट थी कि मुझे, मेरे पास विकल्प कुछ भी नहीं है, ऑप्शन दूसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए हर हाल में एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत अनिवार्य है, ऐसा मैं सोचता था और इसी पर मैंने काम करना स्टार्ट किया है। साथियों, जो अगला क्वेश्चन था मुद्दे को लेकर, मैं और बातचीत करूंगा इसको लेकर के, लेकिन जो अगला प्रश्न था मुद्दा, जो सिलेबस चेंज था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना डेफिनेटली साथियों। बहुत ये बड़ा मुद्दा बन गया था, सिलेबस चेंज हुआ क्योंकि साथियों नवंबर 2023, 6 नवंबर 2023 को एलटी भर्ती का विज्ञापन जारी होना था, वो हो नहीं पाया। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च करीबन 5 महीने जा चुके थे, लेकिन एलटी का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया था। साथियों, इस बीच में हुआ क्या है कि जब नवंबर में विज्ञापन जारी होने वाला था 6 नवंबर को, तो मैं अक्टूबर की 14 या 15 अक्टूबर के आसपास से एलटी का जो पहले का सिलेबस था उसको लेकर के बैठ गया था और उसकी तैयारी में कर रहा था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक बहुत अच्छी तैयारी उसमें मेरी हो चुकी थी। बहुत अच्छा उसमें था, सब्जेक्ट का भी ठीक ठाक मैं मतलब पढ़ चुका था। और सीडीपी जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन था उसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया हुआ था। और मुझे लगता था कि यदि इसी एग्ज़ाम, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होता है तो मेरी ठीक ठाक तैयारी मानी जा सकती है, क्योंकि 10 मार्च को एग्ज़ाम की डेट थी। और मुझे लगता था कि खुद से कि मतलब मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, और अब मैं यदि जो फरवरी लास्ट के जो दिन हैं यदि मैं उन्हें प्रैक्टिस सेट मारूंगा, यदि 10 मार्च को पेपर होता भी है तो मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक स्कोर उसमें कर पाऊंगा। दुर्भाग्यवश साथियों कि फरवरी तक एलटी का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। और 14 मार्च 2024 को क्या होता है कि एलटी भर्ती का जो है विज्ञापन जारी होता है, और हमको जो देखने को मिलता है कि इसकी जो सेवा नियमावली थी इसमें परिवर्तन हो जाता है। नियमावली में परिवर्तन होता है तो साथियों हमारा पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है। और वो आप सभी जानते हैं कि 50 नंबर का जो फर्स्ट वाला था ये नया इसमें ऐड किया गया, और जो सब्जेक्ट था पहले 70 नंबर का सब्जेक्ट आता था उसको 50 नंबर का कर दिया गया। साथ ही साथ जो साथियों एनसीईआरटी 28 नंबर की हमसे पूछी जाती थी हिंदी वालों से विशेष करके, इसमें 14 नंबर की संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत जो होती थी हमारे 11-12 में, 9 से 12 तक वो पूछी जाती थी। और 14 नंबर की एनसीईआरटी हिंदी 9 से 12 पूछा जाता था इसमें, और बाकी जो ग्रेजुएशन लेवल का था वो हिंदी पूछी जाती थी। तो 28 नंबर का साथियों हमारा जो एनसीईआरटी था वो भी समाप्त कर दिया गया था, और सब्जेक्ट को घटा करके 50 नंबर का कर दिया गया था, और 50 नंबर का फर्स्ट पेपर। तो ये सिलेबस हम सभी के लिए नया था, और जिसमें मैं जितना 4 से 5 महीने में पढ़ चुका था उसमें आधे से ज़्यादा सिलेबस से कट हो चुका था। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा तो था, क्योंकि मैं पहले से तैयारी में था। साइकोलॉजी का बिल्कुल से वो एकदम से चेंज हो गया सब कुछ, हिंदी का भी सिलेबस से एनसीईआरटी हट गई है, एनसीईआरटी पर ठीक ठाक कमांड
वातावरण बन चुकी थी, बहुत अच्छे तरीके से उसमें तैयारी थी। लेकिन वो सब कुछ जब बदल दिया गया था तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक नया मुद्दा था, और अब जो है सिलेबस हम सभी के सामने था। साथियों, इस बीच में मैं आपको बताता हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास हम लोगों ने एलटी भर्ती के विज्ञापन करवाने के लिए सड़कों पर भी संघर्ष किया है, रैलियां की है, सचिवालय कूच, मुख्यमंत्री आवास कूच, आयोग में तालाबंदी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की है, तब दबाव बनाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं वो दबाव सफल रहा और एलटी भर्ती का विज्ञापन आया। अब यहाँ से हम पीछे, मैं बिल्कुल यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहता था कि सिलेबस चेंज हो गया, मुझे तैयारी नहीं करनी है। तो अब नया सिलेबस था, तो मैं ये सोचता था कि तैयारी तो करनी है और दुगनी स्पीड से मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस सब कुछ नया है। पहले से जो तैयारी करने वाले छात्र थे और जो अब तैयारी करने वाले छात्र हैं, सबको बराबर लेवल पे अब जो है शिक्षा विभाग ने ला दिया है जब ये सिलेबस चेंज हुआ है। तो साथियों, मैंने तैयारी की, अपनी स्टार्ट की मार्च से तैयारी स्टार्ट हो गई थी, और लगातार तैयारी करते रहे अपनी रणनीति बनाई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी रणनीतियाँ बनाई हैं। साथियों, जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में रीजनिंग को यदि मैं छोड़ दूं तो रीजनिंग, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रीजनिंग में नहीं था, पहले से भी कमांड नहीं थी। एलटी के दौरान मैंने ये चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिस की है, और 2-3 महीने मैंने पहली बार ही 3 महीने रीजनिंग वाला पोर्शन देखा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब मैं एग्जाम में बैठा तो उस लेवल की रीजनिंग नहीं थी जिस लेवल की मैंने सोची थी। लेकिन बाकी जो जीके जीएस वाला था और जो 30 नंबर का जो साइकोलॉजी वाला था, वो उसमें बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी थी, और हिंदी में भी ठीक ठाक तैयारी हम कर चुके थे। ऐसा मेरा अपना विश्वास था कि यदि पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग में पूछा जाता है तो मतलब ठीक ठाक तैयारी हो चुकी थी। साथियों, हुआ क्या है, जो अगला क्वेश्चन था कि परीक्षा का जो पैटर्न था वो हमारी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल था। साथियों, जब हम एग्जाम देने गए तो 5-6 पेज का हमारा जो एलटी का सिलेबस था, जब हमने वो पेपर में देखा तो मैं एकदम से आश्चर्यचकित रह गया कि ये ऐसा कैसा हो गया है, ये तो कुछ पूछा ही नहीं गया है। जितनी चीज़ 132 के आसपास आते उसमें टॉपिक दिए गए थे, और वो सारे टॉपिक विशेष करके आप जानते हैं कि जो 30 नंबर वाला था उसमें 5वीं यूनिट जो थी, जिसमें ये आयोग इत्यादि वगैरह थे, फर्स्ट टॉपिक था दर्शन शास्त्र वाला, और जो आईसीटी वाला था। इन 3 पे ठीक ठाक कमांड मैं समझता था कि मेरी हो चुकी है, वहाँ से बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता था। दुर्भाग्य की बात है साथियों, पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हुआ, और बिल्कुल विपरीत परीक्षा, जो हमारे जो मानसिकता थी उसकी विपरीत बिल्कुल जो है एग्ज़ाम देखने को मिला हमको। परीक्षा जो प्रश्न पत्र था वो देखने को मिला। अब वहाँ पर हुआ ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं कि यार हम एग्ज़ाम से डील नहीं कर पाए हैं। साथियों, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने वहाँ पर क्या चीज़ सोची है। एक तो मेरा, जब मैं एग्ज़ाम देने गया उससे पहले मेरा माइंड सेट क्लियर था कि एग्ज़ाम चाहे कठिन आए चाहे सरल आए, मुझे अपना सब्जेक्ट वाला पोर्शन पहले सॉल्व करना है, मुझे हिंदी पहले सबसे पहले सॉल्व करनी है। ये मेरा माइंड सेट बिल्कुल घर से क्लियर था। जो मेरे 2-3 दोस्त हैं मेरे साथ गए थे एग्जाम सेंटर में, वो जानते हैं मैं अपना माइंड सेट क्लियर कर चुका था कि मुझे पहले हिंदी वाला पोर्शन ही सॉल्व करना है, चाहे कठिन आए चाहे ये सरल आए, पेपर कैसा भी हो। एग्जाम देने गया, मैंने देखा पूरे पेपर को, मैंने अच्छे से पहले रीड कर दिया था, फर्स्ट वाला पार्ट मैंने देख लिया था। मुझे लग गया था कि थोड़ा सा हमारी अपेक्षा के विपरीत आ रखा है। लेकिन हिंदी वाला मैंने देखा तो हिंदी का आपसे भी जानते हैं इस बार की साथियों की, हिंदी में थोड़ा जो है क्वेश्चनों को लेवल गिरा दिया गया था। एलटी लेवल के जो क्वेश्चन होते थे वो नहीं थे, बिल्कुल बेसिक लेवल की हिंदी वहाँ पर पूछी गई थी। तो मुझे पता था कि यहाँ पर जो एलटी हिंदी का अभ्यर्थी होगा लगभग 35 से प्लस नंबर तो कर ही लेगा। सब ने 35 प्लस नंबर किए हैं, 40 से ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने 45 के ऊपर भी नंबर लाए हैं इसमें, ऐसा नहीं है। तो मेरा माइंड सेट था, मैंने हिंदी को पहले सॉल्व किया और उसके बाद जो है फर्स्ट पेपर की तरफ मैं आया। फर्स्ट पेपर को मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया और वो हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चनों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें दिमाग में रिकॉल कर पाते हैं, तो वही मेरे साथ वो है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है साथियों ऐसे एग्जाम में। तो टाइम मैनेजमेंट मेरा था, क्योंकि मैं इससे पहले 34 से 35 प्रैक्टिस सेट कर चुका था 18 अगस्त से पहले। 2 अगस्त से और 18 अगस्त के बीच में मैं 35 प्रैक्टिस सेट लगभग कर चुका था, अलग अलग संस्थानों के। मैं बताऊंगा नहीं, बाद में आने वाले समय पे इस चीज़ को लेकर के बताऊंगा। एलटी को लेकर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक को आप पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले अभ्यर्थी किन किन किताबों की उपासना कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको बेहतर कंटेंट मिल सकता है, कहाँ से अच्छा टॉपिक मिल सकते हैं, मतलब जो अध्ययन सामग्री कहाँ से बेहतर मिल सकती है, इन पर कभी भविष्य में बात कर दी जाएगी। लेकिन साथियों, जो एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट था वो आपको करना पड़ता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। यही मैंने भी किया था, और एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जब हम आए तो पॉजिटिविटी तो थी मेरे भीतर कि ठीक ठाक स्कोर में बन सकता है। लेकिन जब कट ऑफ पे चर्चा होने लगी है, कट ऑफ पे चर्चा हो रही थी, तो हिंदी में लगभग सबने कहा था कि 65, 66, 67 से ऊपर इनके नंबर होंगे, लगभग सेफ जोन में रहेंगे। इसी जोन में मैं भी था। तो मुझे कहने की पॉजिटिविटी थी कि हो सकता है कि मेरिट में आ जाऊं कहीं ना कहीं, और वो हुआ है साथियों। इस बार ईश्वर कृपा से मेरा भी चयन हुआ है, और यह मेरा प्रथम प्रयास था। लेकिन तैयारी इसके लिए बहुत पहले से थी साथियों। एक तो होता है कि आपके सामने सिलेबस दे दिया गया और आपने तैयारी की, आप निकल गए, लेकिन मानसिक रूप से मैं इसके लिए बहुत पहले से तैयार था।
क्योंकि जब एलटी का कैलेंडर जारी हुआ था, एलटी वाला जो जिसमें एलटी की भर्ती भी थी, उससे पहले प्रवक्ता की भर्ती आ रही थी कि प्रवक्ता की भर्ती बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। उससे पहले मैं लेक्चरर की ही तैयारी कर रहा था। लेकिन एलटी कहीं ना कहीं माइंड में था कि जब एलटी का सुनने में आया कि एलटी की भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार हो गया था। और कहीं ना कहीं मैंने अपनी तैयारी जोरों पर लगाई, जोरों पर की, और उसका ये परिणाम हुआ माँ सरस्वती की कृपा से कि मुझे शिक्षा विभाग में चयनित होने का अवसर मिला और मेरा चयन हो पाया है। तो इस एग्ज़ाम को लेकर के साथियों, क्योंकि एलटी एक ड्रीम जॉब होती है उत्तराखंड में अभ्यर्थियों के लिए, मैं जानता हूँ, इसके लिए आपकी ठोस रणनीति होनी चाहिए। और लगातार जो अगला जो प्रश्न था इसमें कि नए अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। नए अभ्यर्थियों को संदेश, क्योंकि बीएड करने के बाद जिस अभ्यर्थी ने टीईटी क्वालिफाई कर दिया, अपने आप में उसका मानसिक लेवल ठीक होता है, वो समझदार वो बन जाता है अपने गोल को लेकर के, टारगेट को लेकर के। यदि आपका सपना शिक्षक बनने का है और विशेष करके एलटी एग्जाम को क्रैक करने को लेकर है, इसके लिए आपके लिए ठोस रणनीति होनी चाहिए और निरंतर अध्ययन ही सफलता का राज होता है। तो आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा और जितने भी आप पढ़ते हैं, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितने भी आप पढ़ते हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ा कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं करने। कंटिन्यू पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, सिलेबस को अच्छे से रीड कीजिए, सिलेबस को समझिए, उसके बाद उसके नोट्स बनाइए, अच्छे से अपनी तैयारी कर दीजिए आप। लेकिन निरंतरता होना, धैर्य होना, एकाग्रता होना बहुत आवश्यक है। बिना इसके एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है साथियों। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि तोता अभ्यर्थी इसमें चाहिए कि बिल्कुल रट्टा मारने वाले भी बहुत आगे तक नहीं जाते हैं। समझ भी होनी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस के लिए। अब सिलेबस समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं और टॉपिक आपकी समझ में जल्दी से आसानी से आने लग जाते हैं। तो ये थी साथियों एलटी एग्जाम को लेकर के मेरे अपने जो बातें थी, अपने जो सोचना था, अपने जो विचार थे, वो मैंने आप लोगों के बीच में रखे। भविष्य में यदि कभी मौका मिलता है, क्योंकि जब एलटी की भर्ती आएगी दोबारा में कभी, तो इस पर बहुत गंभीर चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ इसमें हो सकता है नए अभ्यर्थियों के लिए, और जिससे जो है उनका चयन बहुत आसानी के साथ हो सकता है। उसके लिए क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं, इन चीज़ पर कोई भविष्य में कभी चर्चा परिचर्चा आप लोगों के बीच में करूँगा। साथियों, जिस प्रकार का प्यार और सहयोग आप मेरे चैनल को देते आए हैं, इससे पहले वाले चैनल को भी, मुझे उम्मीद है इसी प्रकार का प्यार और सहयोग आप इस चैनल को भी देंगे। और भविष्य में मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से एलटी से संबंधित जो भी कंटेंट होंगे वो लेकर के आऊँगा मैं इस चैनल के माध्यम से। और शिक्षक भर्ती में संबंधित जो भी अपडेट होती है वो सभी मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आज के लिए साथियों मैं आपसे भी विदा चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विशेष करके जो नए अभ्यर्थी हैं। और अभी से, क्योंकि आप मानसिक रूप से तैयार रहिए, कभी भी 2026 लास्ट में तो लगभग शायद एलटी का विज्ञापन दोबारा से जारी होगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। और जो अध्ययन आप कर रहे हैं उसमें निरंतरता बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप निरंतर तैयारी कीजिए। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद।